संजय गुप्ता जी अभी आपने एक नज्म सुनाई थी, अभी आपको एक नज्म मैं सुनाता हूं और ये नज्म जो है ये उस आंकड़े को लेकर के है जो प्रस्तुत किया गया है महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के कि किसकी कितनी सीटें आ सकती हैं। तो इसमें कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है भाई कि अखिलेश जी की पार्टी कहा जा रहा है कि 52 से 65 सीटें जीत सकती है। इसके अलावा अगर आइए एनसीपी 50 से 55 सीटें जीत सकती है और आपकी शिवसेना यानी उद्धव जी की शिवसेना को केवल 30 से 35 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अब आप कह रहे थे कि हम जो है कांग्रेस नहीं बनेंगे, लेकिन यहां तो कांग्रेस शिवसेना बनती हुई दिखाई दे रही है। आपने कहा समाजवादी पार्टी को 30 से 35 सीटें ऐसा कुछ बोला सबसे पहले? नहीं एनसीपी को बोला मैंने और आपकी पार्टी को 30 से 35 सीट। अच्छा एनसीपी। देखिए आंकड़े तो कुछ भी हो सकते हैं, ऐसे तो अब की बार 400 पार का नारा भी था। इन आंकड़ों पर तो मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो जब रिजल्ट आएगा उसी वक्त बात करूंगा इन पर। लेकिन हम बाला साहब की पार्टी से हैं और मैं एक सवाल अखिलेश प्रताप सिंह जी से पूछना चाहता हूँ। भले ही हमारी पार्टी के साथ अलायंस है और जो भी कुछ है, लेकिन मेरा सवाल एक ये है कि अभी ए.के. एंटनी साहब ने 1 साल पहले कहा था कि कांग्रेस को हिंदुओं के फेवर की बात भी करनी चाहिए, मगर उस 1 साल के बाद कभी ए.के. एंटनी साहब दिखाई नहीं दिए। तो ऐसा क्यों? और दूसरा राहुल गांधी तो दिखाई दिए शिवजी की तस्वीर के साथ संसद में। राहुल गांधी शिवजी की तस्वीर के साथ संसद में दिखाई दिए ना भाई। देखिए हमारी हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा विकेंद्रीकरण अयोध्या का राम मंदिर है। वो जहां मर्जी इधर उधर जितने मंदिरों में चले जाएं, जिस तरह से आज वो वीर सावरकर जी को मानने लगे ना, ठीक इसी तरह से जिस दिन श्री राम मंदिर को भी मानने लग जाएंगे उसी दिन हम तो ये तो राम के अस्तित्व को नकार चुके हैं भाई। ये कैसे मानेंगे? अखिलेश जी की पार्टी तो राम के अस्तित्व को नहीं नकारा था। क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं? अरे भाई अब दिन तारीख महीना साल ये सब ये दोहरा बहुत बार हो चुका है। ये सब जानते हैं, ये तो सब जानते हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? बोल रहे हैं संजय गुप्ता जी, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? केंद्रीय मंत्री ने इनके पार्लियामेंट में, अरे आपके साथी से पूछ लेता हूँ संजय गुप्ता जी, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? के मैनिफेस्टो में लिखा है राम सेतु नहीं है। बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया सीता काल्पनिक है, राम को नकारा है आपने। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में राम सेतु को लेकर के बोला है। आप सब असत्य बोलते हैं। आपको अपना एजेंडा? कोई एजेंडा नहीं, मेरा कोई एजेंडा नहीं, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। नहीं आप अपना एजेंडा चलाते रहिए। दिग्विजय सिंह, आपके कह देने से मेरे ऊपर इल्जाम थोड़ी लगेगा। आपको गलतफहमी हो रही है अनुराग जी। ये नाथू राम के लोग हैं। ठीक है, नोटेड सर, आपकी बात नोट कर ली गई। संजय जी बोलिए। संजय जी, इनके एक नेता दिग्विजय सिंह, उन्होंने साध्वी प्रज्ञा के मामले में भगवा आतंकवाद की बात कही थी और अजमल कसाब के मामले में हिंदू आतंकवाद की बात कही थी। और इनके एक नेता ने उसी ने इस राम वाली बात को, जिसको कांग्रेस ने खंडन नहीं किया था और कांग्रेस को इसका खंडन करना चाहिए था। लेकिन महाविकास अघाड़ी में सबसे ज्यादा सीटें यही जीतते दिख रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर आपसे ज्यादा सीटें नहीं, सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस की आ गई तो मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए सीटें किसी की कितनी भी आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। ये आप लिख लीजिए। अच्छा, शिवसेना का बीजेपी की 105 सीटें हैं। सुशील व्यास मुख्यमंत्री तो सुशील व्यास जी, भारतीय जनता पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही, लेकिन सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही आप लोगों की। अनुराग जी, मैं नहीं जानता आप लोगों के पास क्या आकलन है, लेकिन हमारा आत्मविश्वास है जनता के प्रति। हमारी जो जवाबदेही हमने निभाई है, 23 तारीख को हम प्रचंड बहुमत से एक बार पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय, हमें हमारे कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक है उसके चलते लग रहा है कि हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, आकलन हो सकता है। अभी 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। ये तीनों महाविकास आघाड़ी के घटक दल के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, हमारे पे तमाम तरह की बातें उन्होंने कही। मैं एक बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि उलेमा काउंसिल ने 17 शर्तों के साथ इनको एक पत्र भेजा था समर्थन। इस पर कर चुके हैं सर डिबेट? नहीं, मैं बता रहा हूं। हाँ। वो 269 आउट ऑफ 288 उनके उम्मीदवारों को उन्होंने समर्थन घोषित किया। वो किन शर्तों पे किया, ये देश जानना चाहता है। ठीक है, ये देश को बता भी चुके हैं इनके प्रवक्ता। इस पर हम अलग से बाकायदा एक पूरी 1 घंटे की ताल ठोके की डिबेट कर चुके हैं। बहरहाल मेरा समय खत्म हुआ, बल्कि ओवर चले गए हम। अब खैर जनता का फैसला जो है वो ईवीएम में कैद होगा 20 तारीख को और 23 तारीख को नतीजा सामने होगा। देखेंगे जो पार्टियां दावे कर रही हैं वो अपने दावे पर कितनी खरी उतरती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं अपने पैनलिस्ट का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक सवाल पर ठोकेंगे ताल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।